नमस्कार, मैं प्रवीण अहलावत हूं। आप सबकी खबर टीवी देखना शुरू कर चुके हैं। लगातार हरियाणा की चुनावी चर्चाएं हम कर रहे हैं और ख़ास तौर से रोहतक लोकसभा की पूरी कवरेज अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। इसके साथ साथ हरियाणा में जो राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं उनकी बात भी आप तक पहुंचाई जा रही है। और हरियाणा में बीजेपी जेजेपी के नेताओं के विरोध के बीच बेरी में कल एक बड़ी विहंगम कांग्रेस की रैली होने वाली है, जिसमें कांग्रेस विधायक डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदयबान पुनिया कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है और तमाम आसपास के विधायक है, जाहिर तौर पर वो भी शामिल होंगे। तो हमारे साथ बेरी विधानसभा में लगातार कई दिनों से मेहनत कर रहे हैं, डोर टू डोर बड़ी बड़ी जनसभाएं भी हैं वो कर रहे हैं। तस्वीर अहलावत हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और रैली को लेकर ही तैयारियां कर रहे हैं। बड़ा व्यस्त समय उसके बीच दरमियान है। तस्वीर अहलावत ने हमारे लिए कुछ वक्त निकाला है, तो जान लेते हैं तमाम बातें। तस्वीर जी, कल की रैली होने वाली है, लगातार बेरी हलके में आप लगे हुए हो, बड़ी बड़ी जनसभाएं कर रहे हो, तो कैसी रैली है वो आपकी रहेगी? क्योंकि अगर रैली में कोई कमी रहती है तो इसमें तो जाहिर तौर पर आप लोगों की कमी साफ उजागर होगी, क्योंकि कई दिनों से आप मेहनत में लग रहे हो, पूरा वक्त आप लोगों के पास है। रैली से क्या उम्मीद है, क्या कैसी तैयारी आपकी हैं? रैली की प्रवीण भाई बहुत अच्छी तैयारी है और 20,000 के आसपास रैली की तादाद होने वाली है। और रैली को लेकर पूरे बेरी हल्के में एक बहुत बड़ा चाव है, एक उत्साह है। 36 बिरादरी में उत्साह है, क्योंकि आपने देखे भी होंगे हमारे विधायक डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान, उन्होंने लगभग हर गांव का दौरा किया है, साथ में सभी कार्यकर्ता रहे हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा के चाचा जी कुलबीर हुड्डा वो भी लगे हुए हैं। अलग अलग समाज ने अलग अलग तरीके से आप अपने बढ़िया प्रोग्राम भी कराए हैं। हर आदमी को ये जोश है कि अब की बार हुड्डा साहब जब रैली में आओ, दीपेंद्र जी रैली में आओ, तो वहाँ हाजिरी देकर और उनको सुनने जाएं, क्योंकि जो ये रैली है इसके बहुत बड़े मायने, सियासी मायने बहुत बड़े निकलेंगे। चंडीगढ़ और दिल्ली दोनों तरह के मायने हैं जी। और लोगों के उत्साह को देख कर ऐसा लग रहा है अब ये रैली बहुत बढ़िया ऐतिहासिक रैली होगी। आप में जो उत्साह नजर आ रहा है, क्या तस्वीर अहलावत का भी कुछ पर्सनल एजेंडा क्या चल रहा है राजनीति में? जिस तरीके के प्रोग्राम आप कर रहे हैं, मेहनत आप कर रहे हैं, ये तमाम मेहनत दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए है या तस्वीर अहलावत का भी कुछ पर्सनल एजेंडा है, सोचे बैठे हैं या चल रहा है दिमाग में? दरअसल क्या है भाई साहब, यहाँ तो एक ही एजेंडा है। 20 साल हो गए हमने राजनीति में। हमारा तो एक एजेंडा है जो व्यक्तिगत एजेंडा है। अब दीपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री कब बने, उसी एजेंडे पर आज तक काम कर रहे हैं। मेरे लगभग साथी वर्कर भी उसी एजेंडे पर काम कर रहे हैं और एक ग्रुप, एक यूनिटी में बनकर हम काम कर रहे हैं। और उसी लाइन पे यहाँ के विधायक डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान पूरी जोर शोर से इतनी मेहनत कर रहे हैं। हम सब एक टीम है जी, और जो टीम होती है उसका एक ही एजेंडा होता है। हम सब का एक ही एजेंडा है, वो एजेंडा है चंडीगढ़ की कुर्सी और लोकसभा में एमपी साहब को और हरियाणा कांग्रेस में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतना, यही एक एजेंडा है। इसी एजेंडे पर लगातार हम मेहनत कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। 90 कुर्सियाँ लगती हैं वहाँ पे, एक कुर्सी आप नहीं चाहते आपके नाम की भी लगे? दरअसल क्या है कि कुर्सी तो राजनीति में जो आदमी वर्कर के तौर पर मेहनत करता है जी, हो सके मेरे जैसे साथी और 10-5 भी सोचते हैं। लेकिन मैं जब राजनीति में आया और मन ने अंगुली पकड़ी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जी, उसी टाइम ये सोच लिया था अब हमारा जो मेहनत का जो रूपरेखा होगी वो मुख्यमंत्री बनाने की होगी एमपी साहब को जी। उनकी उंगली पकड़ कर हमने राजनीति करी है जी। जब तक मुख्यमंत्री के तौर पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा उस कुर्सी पर नहीं बैठ जाते, तब तक हमारा कोई पर्सनल एजेंडा, पर्सनल मांग, वो मैं मानता हूँ नाजायज है और वो बेईमानी भरी है। तो इस टाइप का ना तो मेरा कोई करैक्टर रहा। हमारा तो एक ही एजेंडा, बिल्कुल खुल का एजेंडा है, चाहे वो डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान का हो, चाहे हमारा हो, चाहे और वर्कर साथी श्री ओम राणा का हो, चाहे करमवीर में राणा का हो, चाहे जापान सरपंच का हो, ढेर सारे वर्कर हैं और नाम भी जुड़ गए हैं। हाँ, अजय अहलावत भी हैं। हाँ, और मोहित चतर सिंह पहलवान, अशोक राठी जी, उनकी मुलाकात भी हुई है।
तो और नाम भी जुड़ गए अब तो आपके कुनबे में। अजय लाहौत हमारे नेक में चाचा जी लगते हैं। इनसिक्योरिटी महसूस हुई उन लोगों के आने से। 27-28 साल से कांग्रेस की सेवा की है जी। बीच में एक चुनाव लड़ा, वापिस आ गए, बहुत संघर्षशील रहे हैं, बहुत सेवा करी कांग्रेस में। उनके आने से बहुत ज्यादा खुशी है। क्षत्रिय पहलवान ने पूरी तपस्या कांग्रेस को करी, बीच में मोहित राठी कहीं चले गए, अब वो आए, बहुत ज्यादा खुशी, क्योंकि वो मेरा परिवार भी रहा है जी। और इन बातों से ये संकेत भी मिलता है भाई साहब, अब जैसे जैसे कांग्रेस का कुनबा बढ़ रहा है तो कांग्रेस की ताकत और एमपी साहब का जो जिस लक्ष्य की तरफ हम जा रहे हैं, लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा वोटों से जीतना, उसमें हमने वो चीज हासिल होती लग रही है। क्योंकि कुनबा बढ़ रहा है, उठे हुए मन रहे हैं, तो ये मानो आप हम बढ़त की तरफ है, बहुत तगड़ी बढ़त की तरफ है। और परिवार में अजय सिंह लाहौत के आने से जी और मोहित चतर सिंह के आने से बहुत ज्यादा खुशी है, क्योंकि हमारे व्यक्तिगत संबंध भी हैं जी और हमारा बहुत पुराना रिश्ता है भाई। राजनीति में ये बातें काम आने रखती हैं, व्यक्तिगत संबंध है, परिवार है। राजनीति में तो प्रतिद्वंदी बढ़ेंगे तो दिक्कत तो आती होगी ना। अंदर ऐसा कुछ महसूस हुआ कि जो ये आए हैं इनसिक्योरिटी, क्योंकि काफी करीब हैं आप। दरअसल क्या है, इतना तो नहीं है, काफी करीब हैं आप भी। दरअसल आप मेरे गांव में पूछोगे ना जी, मेरा करैक्टर ही ऐसा रहा है, मन हमेशा बढ़ाने की कोशिश की है जी। पंचायत चुनाव हो चाहे और कोई हो, जो भी मेरा साथी संगी इलाके में कहीं भी, उसको कुछ ऐड करने की कोशिश करी है। माइनस कोशिश करने वाली मेंटलिटी से मैं कभी नहीं जिया, और उस तरह की सोच के लोग भी मन अच्छे नहीं लगते भाई साहब। मैं तो जोड़ने में विश्वास रखता हूँ, और काट कटौती तोड़ने वाली मेरी कभी विचार नहीं रही। मैंने जितना हो सके अपने साथी दीपेंद्र सिंह हुड्डा से जोड़े हैं। मैं अपने काम के बलबूते पे, अपने उस पे अपने आप को दीपेंद्र सिंह हुड्डा के जो अच्छे वर्कर आते हैं उसमें फ्रंट लाइन के वर्करों में अपने आप को मानता हूँ, अच्छे साथियों में, जो बिल्कुल उनके लिए सिर्फ जिनका जीवन की मेहनत सिर्फ उनके लिए है, उस त्याग तपस्या के हिसाब से मेहनत करते हैं। हम इस तरह इनसिक्योरिटी फील करने वाले नहीं हैं। और परिवार का कोई आदमी आता है तो बहुत खुशी होती है। इसी टाइप से अब जेजेपी के इनर के बहुत ज़्यादा वर्कर आने लग रहे हैं पार्टी में। रोज़ रोज़ आप बेरी में देखोगे उनके स्वागत समारोह। हमने हर आदमी के आने से जो कुनबा बढ़ रहा है, एमपी साहब का जो ताकत बढ़ रही है, उसी ताकत के हिस्से में हमारी ताकत है जी। एमपी साहब को जितनी ताकत मिलेगी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की, उसी ताकत में हमारी ताकत है। तो इस तरह इस टाइप के फील करने का और इस टाइप के लोभ का ऐसा मेरा करैक्टर नहीं रहा, सीधा साधा। अब तो काफी आप प्रोग्राम भी करवा चुके हो, अन्य समाजों के भी, और वैसे भी आप कर रहे हो, तो अब तो थोड़ा बहुत हाथ तो आपने निकाल लिया होगा। 26,000 की लीड थी बेरी से, अब की बार भी उम्मीदें हैं। और आपका जो गांव है डिगल, उसने तो सबसे ज़्यादा लीड दी थी। और जहाँ तक मैं ठीक हूँ, पूरी रोहतक लोकसभा में जितने भी गांव आते हैं उनमें सबसे ज़्यादा लीड है वो डिगल ने दी थी। तो बेरी में आप कहाँ पे खड़े हैं और डिगल से दोबारा कितनी उम्मीदें होंगी? क्योंकि एक चर्चा साथ ये भी चल रही है कि भाजपा भी हो सकता है डिगल की तरफ टिकट की कोशिश करे, तो कई सारी चीज़ें होंगी। तो क्या क्या मान के चल रहे हैं फिलहाल? दरअसल क्या है, वो जो चुनाव था ना, वो चुनाव अब की बार नहीं है। वो जाति पाति का रंग दे रखा था। जाति पाति के रंग की जो राजनीति है वो इस देश में 47 में आजाद होने के बाद 10 साल से ज्यादा कभी चली नहीं। वो टाइम पूरा हो चुका है पुराने इतिहास से अगर हम सीखते हैं तो। जी। अब एमपी साहब की जो जीत है यहाँ पे, वो बेरी से कम 70,000 की होगी। उसका मायना ये है, कुछ तो वोट बढ़कारी हैं जी। 1,18,000 के आसपास पड़ती थी, अब की बार पोलिंग 1,35,000 के आसपास हुई जी। 1,35,000 से, जैसे डिगल गांव को मैं देखता हूँ, यहाँ से 73% वोट एमपी साहब को मिला जी। 76% के आसपास पोलिंग हुई जी। बराना में 75% के आसपास, लकड़िया में 80% के आसपास, भाई रोद में 74% के आसपास, सारा में 73% के आसपास। इस टाइप से जो वोट बैंक बढ़ा और जो मैंने देखा पिछला, उस हिसाब से अगर आप ये मानो हो, अगर एमपी साहब को अगर 75% वोट भी यहाँ से मिलता है तो 1 लाख वोटों पे सीधे 75,000 हो गए, और 35,000 वोटों पे 25,000 वोट वो होगी। तो एमपी साहब को मिले 1,05,000 वोट, 30,000 मिलेंगे बीजेपी को। तो 1,05,000 में से 30 घटा लो,
तो लीड बनी 75,000 की। बेहद आसानी से बता दिया ये। हाँ, तो बेहद आपने। आसानी से, क्योंकि ये गांव में पिछली बार ये वोट पड़ी है, कहीं कमी भी रहेगी, लेकिन अब की बार जो 43,000 वोट पिछली बार पड़ी थी अरविंद शर्मा को जी, उसमें से जो एंटी इनकमेंसी है कम से कम भी भाई साहब, जो मेरा मानना 23,000 वोट हो गया एंटी इनकमेंसी है। कुछ वोट बढ़ी है तो 5-4,000 और ऐड कर सकते हो आप, 30,000 से ऊपर नहीं जाएंगे। 23,000 के एंटी इनकमेंसी, 20,000 बीजेपी का वोट बैंक रहेगा। नई जो वोट बढ़ेंगी उसमें से 5-4,000 और ला पाऊंगे। पूरा खींच तान के 30,000 वोटों तक बीजेपी पहुंच पाओगी अगर चुनाव अच्छी तरीके से लड़ेगा। अच्छा, और हम अच्छी तरीके से चुनाव लड़ेंगे। हाँ। ये सबको पता है। जिस हिसाब से हमारी टीम यहाँ काम कर रही है, डॉक्टर रघुवीर सिंह का अध्ययन, कुलबीर हुड्डा और हमारे साथी जो हम एक यूनिट में बंद कर काम करें, हाँ। ये हमारी इस बात को दर्शाता, हम आपस में चर्चा करते हैं तो डॉक्टर साहब तो इस लीड को 80,000 भी कहते हैं और उनका राजनीतिक तजर्बा भी है पुराना, और ये हो भी सकता है, ये सच है। ऐसा चल रहा है कि भाजपा है वो डिगल की तरफ असेंबली चुनाव में देखेगी। हाँ, अमित हो जाते हैं, प्रदीप हैं, वो हो जाते हैं जो भाजपा के प्रवक्ता, वो बनाए गए हैं। तो कुछ दबाव आ रहा है आपके ऊपर गांव की तरफ से कि वो लोग भी ये प्रचार करेंगे, और जाहिर तौर पर वो कर भी रहे होंगे कि अगर लोकसभा चुनाव में अगर हम परफॉर्मेंस देते हैं तो टिकट है वो डिगल की तरफ आ सकती है, तो इसको लेकर कुछ दबाव तस्वीर हालात को महसूस हो रहा है? न मेरे को महसूस नहीं हो रहा भाई साहब, क्योंकि पता है क्या है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जो राजनीति है ना, जो नेतृत्व है और जो राजनीति करते हैं, उसमें अगर दबाव आओगा तो बीजेपी पे आ सकता है, बीजेपी के कैंडिडेट। जी जी। कांग्रेस पे नहीं आ सकता। उनको ये कहा जा सकता है भाई आपकी राजनीतिक इच्छा हो सकती है, हाँ। अपनी, लेकिन आप एमपी साहब की वोटों में सेंध नहीं लगा सकते। अगर कोई दीपेंद्र सिंह हुड्डा की वोटों में कोई सेंध लगाने की कोशिश करेगा, हाँ। या सेंध लगती है, हाँ। तो उसका अपना पर्सनल वोट बैंक है, उसमें भी नुकसान होगा। हाँ। तो ये बात तो मेरे लिए तो फिट बैठती नहीं, ये बीजेपी के लिए जरूर फिट बैठती। मतलब आपका कहने का मायना है कि जब आपके पास दीपेंद्र हुड्डा जैसे नेता हो जाते हैं तो आसान हो जाता है आप लोगों के लिए काम आधा। यार उनकी छवि है ना जो, वो बहुत तगड़ी छवि है। ऐसी छवि आज तक हिंदुस्तान में बहुत कम नेताओं की बनी, बहुत कम लीडरों की बनी। क्योंकि कई बार हम जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी को देखते हैं, जय जवान जय किसान, किसानों की आवाज उठाने में भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा का बेजोड़ रहा मामला, और जवानों की भी। जैसे जवानों में अग्निवीर को कांग्रेस में वहाँ बात उठाई, राहुल गांधी जी के सामने सारा है, हाँ। और उसको उनके जो घोषणा पत्र है, न्याय पत्र, उसमें भी डाला गया वे हम आएंगे तो अग्निवीर हटाओगे। तो जवान की भी बात हुई, किसान की भी। फिर राव साहबों की अलग से रेजिमेंट बनाने की बात थी, हीरो की, उसमें भी एमपी साहब ने बहुत आंदोलन करी यादवों की, भैया रेजिमेंट होनी चाहिए, जब 4 रेजिमेंट 6 रेजिमेंट। तो जवान के प्रति जो उनका आवाज उठाने का जो बुलंद तरीका है, वो लाल बहादुर शास्त्री के पद चिन्हों पर चलने का है। इतने क्या एक अच्छा आदमी क्या कर सकता है, अच्छे नेताओं के पद चिन्हों पर चलेगा। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, उस विचारधारा पर आज की बीजेपी नहीं चल रही। नरेंद्र मोदी अमित शाह वाली बीजेपी, अटल बिहारी वाली बीजेपी नहीं रही, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन जैसे राष्ट्रवाद का उनका मामला था, उसमें भी दीपेंद्र हुड्डा का बेजोड़ हिसाब रहा। जब धारा 370 की बात आई तो पार्टी से इतर हो गए, हाँ। धारा 370 का समर्थन किया। राम मंदिर की जब बात आई तो सबसे पहले सरयू नदी में डुबकी लगाना और राम मंदिर की वहां पर पूजा करके आना, और उज्जैन महाकाल पे जो धार्मिक आस्था का मामला है उसमें भी दीपेंद्र हुड्डा से उस पद चिन्हों पे भी, राष्ट्रवाद वाले पे, धर्म वाले पे, दीपेंद्र हुड्डा का बेजोड़ हिसाब रहा। फिर चौधरी चरण सिंह जी को बड़ा नेता मानते हैं वो, उनने भी एक बार क्या किया था, गन्ना का भाव गिर गया था और उनने हंस के गुस्से में लोगों से कहा मेरी टोपी पे भी बो दो, और वही चीज कई सालों बाद इतिहास में दोबारा दोहराई गई हरियाणा में। 11-21 धान पिट गया, 11-21 का एक्सपोर्ट खोला गया। हुड्डा साहब से बात करी सीएम साहब से और एक्सपोर्ट खुलवाया, तब हरियाणा से एक आवाज आई बांगर की धरती से, यहाँ धान कहते हैं, पंजाब में पैडी कहते हैं, वहाँ जीरी कहते हैं बांगर में। बोला हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में। फिर देवीलाल जी को जो जाना जाता है, उनकी 2 पर्सनैलिटी सबसे ज्यादा निकल कर आती है, बाकी तो बहुत ज्यादा है। लेकिन एक तो उनकी पेंशन का मामला, उनने पेंशन करी। दूसरा उनका व्यक्तित्व लोक लिहाज का और नरम व्यक्तित्व। उस पद चिन्हों पर भी अगर कोई आदमी चल रहा है आज तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा उन्हीं पद चिन्हों पर।
और पेंशन के मामले में भी 1500 रुपये तक जो पेंशन पहुंचाने का मामला किया 1000 रुपये तक, वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीएम साहब से मिलकर करवाया। सरकारी रिकॉर्ड में चढ़वाई वो पेंशन, और उसको अब 6000 तक पहुंचाने का अगर किसी का लक्ष्य है उस पर चिन्हों पर चलते हुए, वो उनके परिवार का नहीं है। वरना सप्ताह तो उपदेव लाल के करने के बाद भजन लाल जी की भी आई, बंसी लाल की भी, चौटाला की भी, लेकिन उस हद तक उस पेंशन को नहीं ले जा सकी। उस लाइन पर भी अगर कोई चल रहा है लोक लिहाज पर पेंशन वाले पर, तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा चल रहा है। उसके बाद भजन लाल की राजनीति आई। भजन लाल को कहते थे वो PhD मास्टर है, और राज बनाने की जो PhD भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो राज में दिखाई, सैंके टाइम में कम MLA रह गए और राज का एक MLA का विश्वास ये जीता। अब हुड्डा साहब का मतलब जुबान का मतलब धन है, जिसको कह दिया ओके है। उस नीति पे भी अगर कोई चला तो हुड्डा साहब, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ही चले। अगर आप लोग तोड़ते हैं तो इसे अच्छी नीति बताते हैं, भाजपा तोड़ती है जब आपको दिक्कत होती है, जो आप कह रहे हैं। आप दूसरी टर्म की कह रहे हैं कि जो हुड्डा साहब ने हजिका से जो विधायक तोड़े थे उसको आप PhD बताते हैं। जब भाजपा ये PhD कांग्रेस के ऊपर लगाती है तब आपको दिक्कत हो जाती है। फिर ये जो राज चलने के बाद उसको आप तानाशाही कह देते हैं। ये जो राज चलने के बाद खरीद फरोख्त का हिस्सा है, हाँ, ये एक अलग मामला है। ठीक है। और जो एक राज चलाने के लिए जैसे ही राज चला, एक नीति के ऊपर गठबंधन होता है, राज शुरू होता है। अगर भाई इस पॉलिसी को लेकर चला बीजेपी है, बीजेपी और दुष्यंत चौटाला ने गठबंधन किया भाई साहब। उन्होंने कहा हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो गया। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में उन्होंने जो बातें कही, क्या 900 पेंशन और वगैरह वगैरह, उन चीजों पर खरे नहीं उतरे तो लोगों ने उसका नाम ठगबंधन दिया। अगर वो उन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में खरे उतरते तो हो सकता है लोग उनको ठगे हुए ना कहते। बात है पूरा उतरने की। हुड्डा साहब ने जो आदमी विधायक अपने साथ लाए और जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आया, उसमें एक भी विधायक ये उंगली नहीं उठा सकता अगर उन्होंने जिन शर्तों के साथ उन विधायकों की इज्जत की, उनके काम के मामले में किया, कोई खरीद फरोख्त का आरोप नहीं लगा सकता। बल्कि उन विधायकोों के राज में हिस्सेदारी करने से उस इलाके का उच्चतम स्तर पर विकास गया, और हुड्डा साहब को वाई वाई में। दोनों बातों में फर्क है। पर्ची खर्ची को लेकर कितनी परेशानी हो रही है? कांग्रेस राज में ठेकेदार थे, पर्ची खर्चियां खूब चलती थी, इसको लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो भाजपा तो कहती है रोजगार काफी दिए हैं, बेरी विधानसभा का भी दावा कर रही है। पर्ची खर्ची को लेकर दिक्कत महसूस होती है? पूछते हैं युवा। भाई साहब बिल्कुल भी पर्ची खर्ची के मामले में महसूस नहीं होता। हाँ, क्योंकि हुड्डा साहब का जब राज आया तो क्या था, मान ली पर्ची का ही शब्द उठाते हैं, मैं आपको खुल कर बता देता हूं। जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पास मिलने जाते थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास मिलने जाते थे, एक वर्कर के तौर पर हर वर्कर ये चाहता था अगर कहीं कोई छोटी मोटी बात हो जाए, रास्ता निकले, तो कम से कम एक वर्कर का ये अधिकार बनता है अगर वो अपनी बात मुख्यमंत्री के सामने रखे। मेरिट के आधार पर बीजेपी में मतलब लिस्टें लगने लगी कहते हैं, ऐसे ही मेरिट के आधार पर कांग्रेस में इंटरव्यू आते थे। फिर वर्कर पर्ची पकड़ने जाता था। किसी भी मुख्यमंत्री का ये हक नहीं बनता अब वो वर्कर से दिन रात रैली बुलवाता है, झंडे उठवाता है, जय बुलवाता है, जयकारे लगवाता है, और कल को वो कोई मांग मांगने जाए तो उसकी पर्ची भी ना पकड़े, इसलिए वो उनका पर्ची पकड़ लेते थे। अब 1 लाख लोग वहां पर भर्ती होगी और 1 लाख लोग पर्ची दिया है, लगे वो है 10,000 15,000, तो उसको पर्ची खर्ची कैसे कहोगे? या तो 10 से 15,000 की पर्ची पकड़ी हो भाई, और मत देगा तो ये लगेंगे। वो तो उनका हक है पर्ची पकड़ने का। उसके बाद क्या होया, पूरे गांव में एक भी आदमी पूरे इलाके में ऐसा ला दो जो ये कह सकता हो अगर हुड्डा परिवार ने या MP साहब ने या किसी ने हमारे पैसे लिए। क्या बात है, समाज में समस्या क्या है? दलाल है भाई साहब कुछ। जब हम फौज में भर्ती कराते हैं बच्चों को तो ऐसे मौके मिल जाएंगे, आपने उस फौज में भर्ती कराने के वो आदमी पैसे लेता है। आप नेवी में कर लो, आप एयरफोर्स में कर लो, आप रेलवे में कर लो, आप किसी भी नौकरी में कर लो, किसी इंटरव्यू में कर लो, वहां एक बात मिलेगी भाई 2 रुपए देकर वहां लग जाए। ऐसे अगर पर्ची खर्ची करेंगे तो फौज भी में भी भ्रष्टाचार है, पर्ची खर्ची है, नेवी में भी है, रेलवे में भी है। ये सिर्फ एक दलालों का झुंड है। वही दलाल आज के दिन बीजेपी में SS बोर्ड से और सरकार ने जो बोर्ड बना रखे हैं उनसे साठ गांठ करके अब भी कुछ काम करा लेते हैं जैसे तब कराते थे। मैं बिल्कुल स्पष्ट कहता हूं, ये उन दलालों का काम है। ये दलाल आपको फौज में भी लगवा सकते हैं पर्ची खर्ची के मामले में, ये आपको नेवी में भी, ये बीजेपी में भी लगवाते हैं। यहाँ तो बल्कि पूरा
सिस्टम ही भ्रष्ट होकर उजागर हुआ था अखबार में। हाँ। तो ये दलालों का काम है। ये दलाल जो हैं ये 10-20% हैं और ये किसी सरकार में खत्म नहीं हुई, ना चौटाला में, ना बीजेपी में, ना बंसीलाल में, ना भजनलाल में, किसी सरकार में खत्म नहीं हुई और इनको रोक भी नहीं सकते क्योंकि जो भ्रष्टाचार है ना वो आदमी के दिमाग में भाई साहब मानसिकता खत्म नहीं करी जा सकती। लेकिन हुड्डा साहब के राज में कोई पर्ची खर्ची नहीं चली, बल्कि हुड्डा साहब के राज से पहले बड़े बड़े नेता माला डलवाते थे और माला डालने के जो माला का जो साइज होता था उसके आधार पर नौकरी तय होती थी। अब कितनी बड़ी नौकरी में लगी, यो लाख की डाल है, यो 2 लाख की, यो 11,000 की, यो 15,000 की जी। वो माला अगर बंद कराई तो हुड्डा साहब ने बंद कराई। उसके बाद एक पर्ची खर्ची और चल रही मार्केट में, भाई व्यापारी को पर्चा डालो और खर्चा मांगो, बल्कि वो पर्चा खर्चा जो बंद कराया, जो पर्ची खर्ची हुड्डा साहब ने बंद करी वो किसी ने नहीं करी गुंडागर्दी में। उन्होंने आके ये कही भाई माला और ताला दोनों बंद है, व्यापारी को ताला नहीं लगाना पड़ेगा, शाम को 6 बजे आराम से 12 बजे तक दुकान खोलो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे सारी रात खोल लो, किसी को माला नहीं डालनी पड़ेगी। ये पर्ची खर्ची नहीं, इज्जत तो होनी चाहिए माला और ताला की। भाई माला ताला किसने कराया? माला ताला तो हुड्डा साहब ने कराया। आज व्यापारी इतना दुखी है, हर व्यापारी 100 में से 1 व्यापारी रिपोर्ट देने लग रहा है। बस थाने में 90 व्यापारी ऐसे हैं जो छोटे छोटे चुट भैया लोगों को पैसा देने लग रहे हैं। बेरी में डोर टू डोर कर रहे थे भाई साहब, शायद आप भी थे उस दिन। उस दिन बेरी बाजार में 4 व्यापारी तो बेरी छोड़कर जा चुके और 4 व्यापारी ऐसे थे जो बेचारे बिजनेस कर रहे और उनके पास पुलिस बैठी। एक दही बनाने वाला था, एक डॉक्टर गुलिया था, ऐसे ऐसे 2 व्यापारी और थे जिसके घर पर हमेशा पुलिस रव है। और आम आदमी तो ये कहता हूँ ना, पैसे दे दिए फिर भी पीछा नहीं छोड़ा, ये हालात है। तो ताला और माला बंद कराया और उसी लाइन पर चल के योगी आदित्यनाथ ने हुड्डा साहब के वर्डों को दोहराया। जैसे उन्होंने कही थी ना, या तो हरियाणा प्रदेश छोड़ जाओ बदमाश, या फिर धरती पर खो जाओगी। वही बात योगी आदित्यनाथ ने कही, या तो प्रदेश छोड़ जाओ और या दुनिया छोड़ जाओगी। उसी लाइन पर योगी आदित्यनाथ भी आज हुड्डा साहब की लाइनों पर चल रहे हैं। 10 साल ऐसा सुशासन दिया हुड्डा साहब ने जो आज धरातल पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आज व्यापारी अपना पुराना पैसा खा रहा है भाई साहब, नया पैसा एक नहीं कमा के देखा। जो कमाता है उसको प्रशासनिक व्यवस्थाएं ना होकर व्यवसाय का काम कर रही है। हर व्यापारी तंग है। मैं बाजारों में पूछता हूँ, कहते हैं भाई दिवाली के टाइम बोले यहाँ आते हैं, तेरा फायर स्टेशन कहाँ, 10,000 की पर्ची, तेरे मिठाई का वो, बोले भाई साहब जीना दुर्भर हो रहा है, भगवान कसम। बोले 100 में से ना हम 80% व्यापारी बोले कर्जा उठा रहे। कर्जा भी कैसा उठा रहे हैं? 5% और 7% पे दिल्ली की किस्त देनी पड़ती है, दिल्ली का ब्याज देना पड़ता है। इस हालात में गुजर बसर कर रही हैं। हुड्डा साहब के राज का किसी बड़े नेता को उठा ले, अगर उस पर चलने का काम उन लाइनों उन सिद्धांतों पर किसी ने कराया है तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया है। अभी सबसे पहले सवाल में आपने जिक्र किया, उस वक्त मैंने आपको नहीं टोका। आपने कहा 20,000 आदमी रैली में आएंगे। मैं वो पंडाल भी देख के आया हूँ, उसका मेजरमेंट अगर लिया जाए 2000 तकरीबन कुर्सियां मैं मान के चलता हूं, जो मेजरमेंट है जिसमें आपने टेंट लगाया है। 2000 कुर्सियां आप लगाते हो, 20,000 आदमियों को दावा करते हो, ऐसा कैसे होगा? भाई साहब आप वो पंडाल देख के आए हो, आपने उसकी डी नहीं देखी है। आप आगे की तरफ पता नहीं जान पाए नहीं पाए, उसकी डी बहुत बड़ी है। जब जैसे ही भीड़ ज्यादा होगी, डी की जो कैपेसिटी है वो 6000 आदमियों की है। डी की कैपेसिटी है। आप स्टेज देखो, नहीं जब एक एकड़ का स्टेज। जब आपके विधायक की क्षमताओं पर सवालिया निशान उठने की शुरुआत होती है तो आप बातों को टालते हो। 2000 कुर्सी आप लोगों ने लगाई, ये सवालिया निशान नहीं उठता ना, ये सवालिया निशान उठता नहीं कि कितने मजबूत आप लोग हैं। फिर वैसा उठना ही नहीं चाहिए। डी में 18,000 कैसे आएंगे? 2000 कुर्सियां मान लेते हैं, चलिए 4 या 5,000, 20 कैसे होगा? आप रैली में आओ कल, आपको खुद पता चल जाएगा। कुर्सियां तो क्या है भाई, कोई ऐसे व्यवस्था करनी पड़ती है कि भाई कोई आदमी बैठ नहीं सकता, वो कुर्सियों पर बैठ जाए जिसकी। आप कल देखियो ये पंडाल किस तरह से भरा रखेगा। आप विधायक की उस पर सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि जो डॉक्टर साहब विधायक हैं, 6 बार का विधायक है, पूरे तजुर्बे का विधायक है, राज लाने में उनकी ताकत है। उन्होंने मेहनत करके ये राज लाया था, दिन रात इस उम्र में पसीना बहा रहे हैं पूरी तरीके से। एक एक गांव में जाके, एक एक चौपाड़ में
डोर टू डोर भी कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रही है। उनकी मेहनत कल रैली में आप जाके देखोगे, हाँ। रंग ले आओगी। कुर्सी अभी 2000 डली है, ज्यादा आदमी होंगे। पंडाल की कैपेसिटी देखो, हाँ। पंडाल कितना बड़ा है, हाँ। कुर्सी उसके अंदर हो उसका 2000 डालो, हाँ। साइड में जगह है, ज्यादा आदमी आओगे। कुर्सी उठते हैं यहाँ डीगल में नहीं देखा आपने, कुर्सी हमने यहाँ पे 2500 कुर्सी लगवा रखी थी कम्युनिटी सेंटर में। जब उड़ा साहब आए उस डी में उसमें कैपेसिटी 8000 की नहीं थी, 8000 से 10,000 आदमी आए थे यहाँ पे, और वही पंडाल था, और वो एक कुर्सी इधर उधर होगी। कुर्सी तो एक रखने की व्यवस्था हो सकती है। आप मेहनत की कह रहे हो। प्रियंका गांधी तो ये कहते हैं ना, जो इंसान 2 किलोमीटर चल नहीं सकता वो कांग्रेस को क्या खाक मजबूत करेगा। तो ये तो उम्रदराज तो हो चुके हैं भाई साहब, उम्र दराज हो चुके हैं। राजनीति में कैपेसिटी बॉडी के हिसाब से देखिएगा, ठीक लग रहे हैं, बिल्कुल ऊर्जावान आदमी हैं। उम्र का कोई राजनीति में हिसाब मेरे हिसाब से तो नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर तजर्बे की भी जरूरत होती है। चलो प्रियंका गांधी ने बीजेपी में तो होता है, उम्र का भी होता है। हाँ, उम्र का भी होता है, ठीक है, लेकिन तजुर्बे का भी होता है। कई बार राज लाने के लिए तजुर्बे की भी जरूरत होती है। आज डॉक्टर रघुवीर सिंह का ध्यान हुड्डा साहब की प्रायोरिटी पे है, फर्स्ट वन में है, क्योंकि जो राज की साठ गांठ बांधना और जो राज लाने का जो तजर्बा है वो उनके पास पूरा बहुत बढ़िया तजर्बा है। और राजनीति में भी वो फुल ऊर्जावान है, फुल मेहनत कर रहे हैं, दिल से बहुत ताकत से मेहनत कर रहे हैं। कल आप उनकी जब रैली होगी आपको ये पता भी चल जाएगा, रैली में जो शक्ति दिखाई देगी, जो शरों की गिनती दिखाई देगी, उससे आपको ये महसूस हो जाएगा कि यहाँ का विधायक अपना खून पसीना पूरा बहा रहा है। उसमें तो फिर आपकी भी मेहनत होगी, सिरियोम जी भी लेके आएंगे, छारा से भी आएंगे, तो सिरों की गिनती तो सभी की होगी फिर। हाँ भाई सब, उसमें फिर हम तो एक यूनिट का हिस्सा है ना, चाहे हम हो गए, हमारे से बड़े सरियम भाई साहब हो गए, जापान सरपंच हो गए, करमवीर मराणा हो गया, मतलब जो भी यहाँ लग रहा है, डॉक्टर साहब हो गए, हम एक यूनिट का हिस्सा है तो हम भाई साहब, ठीक है, हम उस यूनिट से बाहर थोड़ी है। एमपी साहब हो गए, हुड्डा साहब हो गए, हम सब एक यूनिट का हिस्सा है, हम सब कांग्रेस है। ठीक है। अरविंद शर्मा, दुष्यंत अरविंद शर्मा का कोसली हल्के में भी विरोध हुआ, ये कहा गया 5 साल तक कहाँ थे, जो कि लाजमी था, लगातार कांग्रेस कह रही थी कि आए नहीं ये ज्यादा, दुष्यंत चौटाला को घुसने नहीं दिया गया। क्या आभास था इन चीजों का? और आप तो अक्सर कहते थे इन्हें घुसने नहीं दिया जाएगा जब चुनाव का समय आएगा। भाई साहब क्या है, जो राजनीति पिछली बार हुई ना, अरविंद शर्मा के ऊपर जो लेबल लगता है ना, वो राजनीति के शुरुआत में टेम्परेरी नेता का लगता है, आज यहाँ कल वहां परसों वहां, वो परमानेंट नेता नहीं है। एक बार सोनीपत से, 2 बार करनाल से, अब की बार भी यहाँ से हटकर और कहीं जा चुके थे। लगभग टिकट का जिस तरह जद्दोजहद हुई है लोगों ने पता चला है, मुश्किल से टिकट यहाँ पे मिली है, तो वो परमानेंट नेता नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने जो विकास के काम कराए उसमें 10 लोकसभा एमपीओ में सबसे पीछे रहने वाले अकेले अरविंद शर्मा है। फिर व्यक्तिगत व्यवहार की बात, लोगों के बीच में नहीं रहे, छोटे से छोटा काम नहीं करा पाए, ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए वो जाने जाते हैं। अब लोग, मैंने आपको बताया था 47 के बाद 10 साल तक ध्रुवीकरण की राजनीति वन टाइम चल सकती, वो चल चुकी है यहाँ पे। अब वो राजनीति नहीं चलेगी, क्योंकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ का परमानेंट नेता है। सबसे मोटी बात ये है, यहाँ के इलाके का उन्होंने 10 साल में विकास करा के दिखा रखा है, और ये सब ने पता है। जैसे ही दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ मुख्यमंत्री बनेगा या हुड्डा साहब का यहाँ राज होगा, इन इलाकों की बिल्कुल काया पलट हो जाएगी, अलग ही टाइप का माहौल दिखेगा आपने यहाँ पे। तो सब ने ये पता है कि दीपेंद्र हुड्डा की छवि, दीपेंद्र हुड्डा के काम, दीपेंद्र हुड्डा का व्यवहार, दीपेंद्र हुड्डा का अपने कार्यकर्ता के प्रति। एक बात और बताता हूँ आपको, अरविंद शर्मा हो चाहे कोई नेता हो हरियाणा में जी, अपने कार्यकर्ता को अगर कोई संभाल कर रखता है और उसकी जितनी मेहनत कराता है, अगर उसका 2 गुना 10 गुना कोई लौटा सकता है, तो अकेला दीपेंद्र हुड्डा है। दीपेंद्र हुड्डा किसी का रखता नहीं, जो उसके लिए मेहनत करता है ना, वो है ना, उनकी ऑब्जर्वेशन पावर जो है, उनकी फीलिंग पावर है, वो बहुत तगड़ी है। वो कई बार आदमियों को ऐसे देखते रहते हैं, यार हो सका ऐसा लगा वर्क करने, हो सका नजर ना मिला पाए ना देख पाए, लेकिन जब समाज था ना, घर से बुला के और कहीं भी उस बात को याद दिला देते हैं, अगर भाई तने मेरा यो करा था, ऐसा हमारा साथी जो बालू जिसको टिकट मिले, उस टाइम रैली में हुड्डा साहब ने कही थी, एमपी साहब ने, बोले भाई अब तो बालू तेरे पूरे हो गए, परिवार के हो गए। बोले हाँ जी। बोले अक्सर लोग मैंने न्यू कहा करते, अगर भाई बालू ने अपनी जमीन बेच कर भी मेरे लिए मेहनत की है, जबकि बालू भाई जो विधायक वो कहता भाई जमीन तो अलग परिस्थितियों में मैंने बेची, लेकिन देखो उनका जो सोचने का समझने का तरीका अपना वर्कर के प्रति, जो उनकी सोच है, जो उनका दर्द है, वो कोई नहीं ले सकता। यहाँ मैंने एक विधायक भी देखा है, एक पार्टी से बन रहे,
अलग अलग विधायक, एक बार का विधायक, उसकी भी चाल, उसकी भी ट्रेड, उसका भी जब अहंकार आप देखोगे ना, और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को उसके पास आप रखोगे, तो ऐसी छवि हिंदुस्तान में किसी नेता की नहीं बन सकती। यहाँ तो कांग्रेस के ही विधायक हैं, है? यहाँ तो कांग्रेस के ही विधायक हैं यहाँ तो कांग्रेस के विधायक, मैं कहता हूँ पूरे 90 के 90 विधानसभा में कह रहा हूँ मैं, मनिए कही है कि एक पार्टी का अलग पार्टी बना रहा है, एक विधायक हो, ठीक है, इस टाइप से कही है। हाँ। या कोई अलग से निर्दलीय विधायक। ठीक है, आखिरी सवाल मेरा है, तस्वीर अहलावत में एक बेहतर राजनीतिक भविष्य देख रहे हैं बेरी विधानसभा के लोग, चर्चाएं हैं वो होना शुरू हो चुकी हैं। आप जैसे प्रोग्राम करते हैं तब भी मैं आम लोगों के बीच में, मेरी आदत है, मैं पूछताछ है वो करता रहता हूँ। आपको भी बेहतर भविष्य के तौर पर देखा जा रहा है, आपको महसूस होने लगी ये बात? इशारे भी हो जाते हैं कुछ ऊपर से, या कुछ महसूस हो जाता है? देखो भाई साहब, इस टाइप का मन कभी महसूस नहीं हुआ, लेकिन एक बात है, मेरी मेहनत में मैंने कभी कमी नहीं आने दी। मेरी कोशिश रहती है मैं मेहनत करूं, जहां पर मेरी मेहनत की जरूरत हो, जहां पर मेरी ड्यूटी लगे, वहां पर मैं ये करता हूं। और भविष्य की तो जो राजनीति करता है उसको हर एक आदमी को थोड़े बहुत भविष्य की वो होती है, लेकिन मेरा टारगेट, मैं फिर कहता हूं, मेरा टारगेट मुख्यमंत्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाने का मेरा पर्सन व्यक्तिगत वो है। उसी सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी उसमें बहुत समय पड़ा है, हमारे जो पर्सनल सोच है उसमें काफी समय पड़ा है। हम मेहनत कर रहे हैं, हम एक टीम बनकर मेहनत कर रहे हैं। मेरे जैसे है और बहुत ज्यादा साथी मेहनत कर रहे हैं, वो सब भी यही आशा रख रहे हैं, और रखनी भी चाहिए। मैं भी रख रहा हूँ, वो साथी भी रख रहे हैं। वो तो समय आने पे जो चीज बनेगी, जो मौका बनेगा, किसको कहाँ फिट करना है, वो तो हुड्डा साहब के ऊपर है। क्योंकि जिस नेता की आप राजनीति करते हो, जिस नेता के साथ आप मेहनत करते हो, वो तो उनका काम है। लेकिन मेरे साथियों की तरह ही इच्छा है, अलग इच्छा नहीं है कि मैं बिल्कुल एक लाइन पर चल रहा हूँ ना। हम तो इतनी इच्छा रखते हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो सांसद है उसके लिए मेहनत करें, उसकी फर्ट लाई के वर्करों में, अच्छे साथियों में हमारा भी नाम आओ, उसी टाइप से मेहनत की जा रही है भाई जी। इससे अगर कोई इतर बात है तो मैं नहीं मानता। शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। थैंक यू भाई साहब, आपको भी। और कल एक बात और थी जी, कल आपके अखबार के बारे, इस चैनल के बारे में वीरेंद्र राठी जी से हमने पता चला जी, और भगवान की दया से आपका चैनल कल हैक हो गया था जी, आज वापसी शुरू हो गया। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। प्रवीण भाई, आप बड़ी निष्पक्ष और अच्छी पत्रकारिता करते हो, बिल्कुल 90 डिग्री एंगल वाली पत्रकारिता आपकी। जी जी, आपको चैनल के नाम में भी 90 डिग्री एंगल जोड़ लेना चाहिए। जी जी, शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। ये तस्वीर अहलावत थे। कल एक रैली होने वाली है, रैली को लेकर मैंने तमाम बातें पूछी हैं, और अब ग्राउंड पे क्या इन्हें नज़र आने लगा है कि बेरी की लीड है वो ज़्यादा जा रही है, क्योंकि बेरी से बेहद उम्मीदें हैं। महम से लीड है वो भी बढ़ेगी, और बेरी से वो कितनी ज़्यादा बढ़ेगी तो बहुत काफ़ी फ़ायदा होगा। और लगातार विरोध हो रहा है बीजेपी जेजेपी के नेताओं का, तो तस्वीर अहलावत से सारी चीज़ें जानने की कोशिश की हैं। कुछ बेरी से भी चेहरे हैं जिनकी घर वापसी हुई है, उनको लेकर भी तमाम बातचीत हुई है। तस्वीर अहलावत लगातार लगे हुए हैं, एक पूरी टीम है बाकायदा, लगातार बेरी विधानसभा में खूब पसीना बहा रहे हैं, और तस्वीर अहलावत लगातार प्रोग्राम है वो भी कर रहे हैं। तो चर्चाएं कुछ गर्म हो जाती हैं कि कुछ पर्सनल एजेंडा या पर्सनल एथिक्स हैं, क्या वो तस्वीर अहलावत लेकर चल रहे हैं? तमाम बातें अपने दर्शकों को हमने ये दिखाई हैं। शुक्रिया।